हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम जानेंगे। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का नाम आते ही न्यूटन साहब की वो एप्पल वाली थ्योरी तो आपको पता ही होगी। जी हाँ, न्यूटन साहब की वही एप्पल वाली थ्योरी कि यार एप्पल जो है पेड़ से गिरा और वो सोचने लग गए कि यार ये क्यों नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्यों ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और दे डाली एक थ्योरी ग्रेविटेशनल लॉ। दे डाला एक लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन के ऊपर थ्योरी। तो बेसिकली क्या है बच्चों, उन्होंने हमें बताया कि हर मासिव ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उन दोनों मास में से एक मास अर्थ है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर यूनिवर्स में इतने सारे मासेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द नोन फोर्सेस। जो फोर्सेस के बारे में अभी तक हमें ज्ञान है उनमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स। लेकिन वहीं अगर हम बात अर्थ के केस में कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, उस केस में वही फोर्स हमारे इस यूनिवर्स को सस्टेन करा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया, हम ज़्यादा फालतू की कहानी पे नहीं जाकर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया कि भाई मान लीजिए दो पॉइंट मासेस हैं M1 और M2। Let's say there are 2 point masses M1 और M2, they are separated by some distance, let's say R। तो दोनों एक दूसरे पर एक ग्रेविटेशनल, दोनों एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और उसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और उन्होंने उस फोर्स के बारे में सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया, हमें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाई ये वाला मास इसको इधर की तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेट्स से F21, और ये वाला मास इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेट्स से F12। उन्होंने बताया कि यार इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, वो सेम होता है। मतलब F21 विल बी इक्वल्स टू F12 मैग्नीट्यूड वाइज। अगर वेक्टर वेक्टर खेलेंगे तो कॉमन सेंस है F21 बराबर माइनस ऑफ F12। क्लियर एकदम? एक्शन रिएक्शन पेयर, यस दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब जिस फोर्स की बात वो कर रहे हैं यहां पर, इस फोर्स की बात जो कर रहे हैं, इसी फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि भाई दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, लेट्स से F12 बराबर F21 बराबर F, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये आएगा M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर, और इस कांस्टेंट को बच्चों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है कि यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाइए, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम। नाउ इस फोर्स के बारे में हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ये तो रहा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहला पॉइंट ये होगा बच्चों कि जो फोर्स, जो एक्सप्रेशन हमने दिया है, ये किस पर एप्लीकेबल है? पॉइंट मासेस पर। M1 M2 यहाँ पर क्या है? पॉइंट मासेस। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और इन पॉइंट्स को नोट करिएगा। M1 M2 बच्चों यहाँ पर क्या है? पॉइंट मासेस। M1 M2 क्या है? पॉइंट मासेस। यहाँ पर M1 M2 पॉइंट मासेस है।
दूसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर। एक मास दूसरे को जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को उतनी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। एंड इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। 12th क्लास में सेम एक्सप्रेशन हम चार्जेस के साथ देखेंगे, बट वहां पर कूलम्स फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्स, कूलम्स फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर एकदम। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये मीडियम पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कहने का मतलब है, मान लो अभी ये वैक्यूम में, ये खेल हमने वैक्यूम में खेला, वहीं इसको मान लो मैं पानी, मान लो इन दोनों मासेस को सेम डिस्टेंस पे पानी में ले जाकर रख दूं, तो वहां पर भी सेम फोर्स ये लगाएगा। मतलब कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है बच्चों? मीडियम इंडिपेंडेंट। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। कैसी है ये? कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट मीन्स यस, वी will define potential energy for this. Yes, we will define potential energy for this, and the work done by this force is independent on the path. It will not depend on path. It will only depend on initial and final point. And the most important one is gravitational force is central force. अब central force कौन सी होती है? Central force बच्चों वो forces होती हैं जो कि act करती हैं along the line joining टू पार्टिकल्स। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्टिकल इसको ऐसे घुमा घुमा के अट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं। इट इज फोर्स, दिस फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स। और जो भी ऐसी फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं बच्चों सेंट्रल फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको? सेंट्रल फोर्सेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको बताई, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। सारी की सारी फोर्स, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये लॉजिक एकदम क्लियर है? अब इस पर छोटी छोटी सी हम प्रॉब्लम करते हैं, इस पर हम छोटी छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम से हम समझते हैं इसको। मान लो बच्चों कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है या फिर एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट से मेरे पास, जिसकी साइड है L। क्या है जिसकी साइड? L। और उसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम मास मैंने रख दिए, लेट से mm। क्लियर है? नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। इस मास पर नेट फोर्स तो कौन लगाएगा? दूसरे अदर मासेस लगाएंगे। कैसी फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव। अब ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा बच्चों, कितनी फोर्स से? कितनी फोर्स से कर रहा होगा? ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितनी फोर्स से कर रहा होगा? G m1 m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। सेम केस ये वाला भी मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितनी फोर्स से कर रहा होगा? सेम G m1 m2 अपॉन l स्क्वायर, दैट मींस r स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में से जाएगा और वो कितना होगा बच्चों? वो कितना होगा? अंडर रूट, मान लीजिए इसको मैं f मान लेता हूं क्योंकि दोनों f हैं, तो अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट 3f, और f की वैल्यू डाल दो तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इनको आप नोट करिए। अभी और प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लो बच्चों एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? L। उसके सभी कॉर्नर्स पर मैंने mm मास रख दिया है। क्लियर है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस मास। प्रॉब्लम करनी हम सीख रहे हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस मास। चलते हैं, सिंपल एकदम। देखिए अब ये वाला मास इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे विद द फोर्स जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस विद द फोर्स जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2l का होल स्क्वायर। अब तो देखो बच्चों वेक्टर एडिशन ही करना है। इस पॉइंट पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं,
इस पॉइंट पर 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। पहली gm² बाय l², दूसरी gm² बाय l²। अब सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके बीच में से जाएगा, विच इज √2 gm² बाय l²। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। यहाँ पर एक और तीसरी फोर्स एक्ट कर रही है और वो है gm² अपॉन में 2l²। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना तो बहुत इजी है, सिंपली दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा इधर की तरफ। कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा gm² अपॉन में l² अंडर √2 प्लस 1/2 एंड दैट्स द आंसर, दैट्स द डायरेक्शन, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए एक सीरीज प्रॉब्लम कर लेते हैं इस तरीके की। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट मासेस रखे हुए हैं और एक पॉइंट मास ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 kg का। यहाँ पर 1 मीटर पे, ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर 1 kg, 2 मीटर की दूरी पर 8 kg, 3 मीटर की दूरी पर 27 kg एंड ऐसा करते करते 10 मीटर की दूरी पर 1000 kg। वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट मास विच इज प्लेस एट द ओरिजिन। देखिए होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब सारे के सारे इस पर फोर्स इधर की तरफ ही लगाएंगे। अब हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है और नेट फोर्स के लिए सभी कुछ ऐड होगा। चलिए ये वाला मास इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ फोर्स कितनी लगा रहा होगा, gm1m2/r², दैट मीन g1² अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस क्यों लगा दिया सीधा, क्योंकि सभी की सभी डायरेक्शन क्या होगी सेम। ये वाला मास इस पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा g, देखिए m1 कितना हो गया 1 और m2 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब अपॉन में r² विच इज 2 का स्क्वायर। क्लियर एकदम। प्लस ये कितनी लगाएगा g, m1 है 1, इसको क्या लिख सकता हूं 3 का क्यूब अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते g m1 10 का क्यूब अपॉन में 10 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली g प्लस 2g प्लस 3g प्लस 10g, g यहां से कॉमन आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 और ये समेशन कैसा है, सिंपल समेशन। इसका क्या आएगा आंसर g n प्लस 1 अपॉन में 2। इसका रिजल्ट क्या आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का रिजल्ट क्या आता है n प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ पर n क्या है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 11/2, तो आंसर कितना आ गया 55g और डायरेक्शन क्या होगी राइटवर्ड। क्लियर एकदम। अब इस सीरीज में बहुत सारी सीरीज बन जाती है, वो तो प्योरली मैथमेटिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? log 2 की सीरीज, जीपी सीरीज, एपी सीरीज, बहुत सारी सीरीज बन सकती है। क्लियर एकदम। चलिए एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम हटके हम देखते हैं। मान लीजिए एक रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उससे a डिस्टेंस की दूरी पर बच्चों एक पॉइंट मास है। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हमें निकालना है। अब देखो बच्चों पॉइंट ए था, मैंने इसमें बताया था आपको कि gm1m2/r² में दोनों पॉइंट मास होने चाहिए। ये पॉइंट मास है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट मास थोड़ी ही है यार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक करके मैं पॉइंट मास तो बना सकता हूं ना यार। मान लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी थिकनेस है dx और वो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, वो भी तो इस पर स्लाइट फोर्स लगा रहा होगा। ये वाला पार्टिकल भी तो इसको अपनी तरफ df फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इसका मास क्या होगा बच्चों, वो निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। l लेंथ का मास कितना है m, l लेंथ का मास कितना है बच्चों m, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बच्चों m/l, तो dx यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बच्चों m/l इंटू dx, तो dm कितना आ गया बच्चों m/l इंटू dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो स्मॉल फोर्स ये वाला पार्टिकल इस पर लगा रहा होगा df, अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो कितनी होगी बच्चों df कितना होगा g dm, m1 की जगह dm, m2 की जगह m अपॉन में r²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों तो क्या आ जाएगा g स्मॉल m dm की जगह m/l इंटू dx अपॉन में x²। ये क्या निकाला आपने, स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस एलिमेंट ऑन दिस पॉइंट मास। अब ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, इनफाइनाइट। सारे के सारे एलिमेंट इसको अपनी तरफ खींच ही रहे होंगे, मतलब सभी की डायरेक्शन सेम है। मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपली बच्चों उठा करके इंटीग्रेट कर दो।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, हमें प्लस माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे बच्चों, उठा करके इंटीग्रेट नेट फोर्स के लिए। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स की लिमिट क्या होगी बच्चों, एक्स की लिमिट ए से ए प्लस एल, एक्स की लिमिट क्या होगी, ए से ए प्लस एल। ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे। 1/x स्क्वायर का -1/x और लिमिट लगा लोगे, वो तो हो ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तीनों प्रॉब्लम क्लियर है? इनको आप नोट करिए। चलिए बच्चों, दो प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ, बहुत सिंपल है ऑल दो, लेकिन उससे बच्चों कुछ कंसेप्ट निकलेगा, उससे कुछ कंसेप्ट निकलेगा। देखिए, एक प्रॉब्लम मान लो मैं आपको दूं कि बच्चों मान लो एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर। लेट्स से हम एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी साइड है एल, लेट्स से, क्लियर है एकदम। स्क्वायर की साइड क्या है, एल, और उसके सभी कॉर्नर्स पर बच्चों सेम मास रखा हुआ है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, उसके सभी कॉर्नर पर सेम मास रखा हुआ है। अब मान लो मैं इसके सेंटर पे कोई एक मास रख दूं, इसके सेंटर पे कोई एक मास रख दूं, कैसा भी, लेट्स से कैपिटल एम स्मॉल एम व्हाटएवर इट इज। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मास व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अच्छा भाई, चलो ये वाला मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये वाला भी मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। और बाय सिमेट्रिसिटी हम बोल सकते हैं सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट मींस रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। एफ नेट बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वही मान लो स्क्वायर की जगह मैं एक ट्राइंगल ले लूं, लेट्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंपलिसिटी के लिए मान लीजिए मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूं और उसके सभी कॉर्नर्स पर एम मास में रख देता हूं, ठीक। और उसके सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल एम मास में रखता हूं एंड फाइंड द नेट फोर्स। वो नेट फोर्स पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और बाय सिमेट्रिसिटी मैं कह सकता हूं कि सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि मासेस सेम है m1 m2 और ये डिस्टेंस सेम है, तो सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, सेम। क्लियर एकदम। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो बच्चों, ये एंगल पूरा कितना होता है 60-60, तो इसका आधा कितना होगा बच्चों 30-30। ये एंगल 30-30 हो गया, 30 ये 30, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों 120 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है 120। तो ये कितना होगा बच्चों 60, ये पूरा 90 है, देखो ये पूरा 90 है, ये 60 बताया, तो ये कितना होगा बच्चों 30, ये भी कितना होगा बच्चों 30। चलो ये f है, तो ये कितना होगा बच्चों f cos 30, ये कितना होगा बच्चों f cos 30। तो अलोंग दिस डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो हो गई। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, दो बार f sin 30 f sin 30, मतलब कि 2f sin 30, और sin 30 होता है 1/2। दैट मीन्स नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है f, ऊपर की तरफ है f। दैट मीन्स सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल पर नेट फोर्स बच्चों जीरो आ गई। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, अगर किसी पॉलीगन के सभी कॉर्नर्स पर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने डायरेक्ट पॉलीगन बोल दिया, इसके बाद में हेक्सागन भी ले सकता था, पेंटागन भी ले सकता था, बहुत सारे केसेस में कराता रहता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर क्या है सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके सेंटर पर कितने ही मैग्नीट्यूड का मास रखा हो, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या आएगी बच्चों, जीरो। हमेशा नेट फोर्स उस पर जीरो आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर है। इट डजंट मैटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मास, इट डजंट मैटर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, सभी कॉर्नर्स पर क्या हो, सेम मास। क्लियर है एकदम। अब देखो बच्चों, सर्कल अगर मान लो मैं बना दूं, एक रिंग बना दूं, और मैं कह दूं कि रिंग पर जो है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे में, और उसके सेंटर पे एक मास रख दूं मैं, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। इस कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। क्लियर है एकदम। अब वही मान लो इस रिंग को मैं 360 डिग्री पे घुमा दूं ऐसे, तो क्या बन जाएगा एक स्फीयर। तो अभी भी इस पर लगने वाली सेंटर पर रखे हुए मास पर लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। यही शेल थ्योरम के नाम से विख्यात है। न्यूटन साहब ने मैथमेटिकल फॉर्मूले से शेल थ्योरम दी थी, दो थ्योरम दी थी, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात क्या है, आपको समझ में आ गया है कि अगर किसी पॉलीगन के कॉर्नर्स पर सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सेंटर पर लगने वाली नेट फोर्स ऑन द मास हमेशा क्या होगी, जीरो।
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब इसी को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन साहब ने अपनी 2 थ्योरम दी थी। शेल थ्योरम, मैथमेटिकल प्रूफ, एकदम अच्छे से मैथमेटिकल प्रूफ उन्होंने दिया था, जो कि अपने सिलेबस से बाहर की चीज है। बस मैं आपको थ्योरम बताता हूं। तो उन्होंने क्या बातें बताई शेल थ्योरम में? 2 पॉइंट उन्होंने डिस्कस करे। भाई उनसे क्वेश्चन किया गया कि यार ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 पॉइंट मासेस का, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 पॉइंट मासेस का, इनमें पॉइंट मासेस m1 m2 तो पॉइंट मासेस हैं, लेकिन अर्थ पर भी तो लग रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो अर्थ के लिए भी वैलिड है। अब अर्थ तो एक पॉइंट मास नहीं है, अर्थ तो एक पॉइंट मास नहीं है। मान लो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल पॉइंट मास रखा हुआ है, तो अब ये अर्थ इसको भी अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ जब इसको अट्रैक्ट करेगी तो डिस्टेंस कौन सा लूं मैं, कहां से लूं डिस्टेंस, कहां से लूं डिस्टेंस? ये न्यूटन साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। न्यूटन साहब के लिए जब ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया तो उन्होंने बाकायदा मैथमेटिकल प्रूफ दिया और उसके बाद उन्होंने थ्योरम दी जिसके नाम होता है शेल थ्योरम। उन्होंने बताया कि यार m1 m2 हाँ पॉइंट मासेस हैं, लेकिन अगर मान लो m1 m2 में से कोई एक मास या दोनों ही मास स्फेरिकल बॉडी है, क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, मतलब कि अर्थ की तरह है, तो हम डिस्टेंस दोनों के बीच में कहां से लेते हैं बच्चों? सेंटर से और उस पॉइंट मास तक की दूरी। और अगर मान लो दोनों ही स्फेयर हैं तो हम r क्या लेते हैं? दोनों के बीच के सेंटर की दूरी, और इसको हम पॉइंट मास लेकर के कंसीडर करते हैं, और वो पॉइंट मास कहां रखा हो? इसके सेंटर पे। मतलब कि ये सिस्टम किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक पॉइंट मास जिसका मास है कैपिटल M, ये तो पॉइंट मास था ही, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बाकायदा मैथमेटिकल प्रूफ दिया था, जो कि हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल है नहीं। तो इस थ्योरम को आप समझिए, इस थ्योरम को आप पढ़िए। दैट मीन्स कहने का मतलब है जब भी बात आएगी अर्थ सिस्टम की तो हमें कैलकुलेशन बच्चों कहां से करनी है? अर्थ के सेंटर से। बस ये ध्यान रखना है, अर्थ हो या फिर कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो, हमें कैलकुलेशन कहां से करनी है? अर्थ के या उस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से। और सेंटर पे एक पॉइंट मास एज्यूम करते हुए हमें फॉर्मूला लगाना है, और वो पॉइंट मास किसके बराबर होना चाहिए? अर्थ के मास के बराबर, या फिर इस स्फेरिकल शेल के मास के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है पहली थ्योरम? और दूसरी थ्योरम ये थी कि अगर किसी स्फेरिकल बॉडी के अंदर कहीं पर भी मैंने मास रख दिया तो क्या होगा? इस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0। अगर ये हॉलो स्फेरिकल शेल है तो। अगर मान लो सॉलिड है तो मान लो यहाँ पर पॉइंट मास लगा हुआ है और उससे पास करते हुए मैंने गोला बना दिया। अब क्या होगा? इस ऊपर वाले मास की वजह से इस पर नेट फोर्स कितनी होगी? 0। क्लियर है? मतलब कि इस पर अब फोर्स सिर्फ अंदर वाला मास लगाएगा इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। In case of hollow, the net force on the mass which is placed inside the hollow spherical shell is 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दोनों लॉज एकदम, दोनों थ्योरम एकदम क्लियर है? क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी की एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि m1 m2 में से अगर मान लो कोई एक मास अर्थ है तो अर्थ दूसरे पॉइंट मास पर जितनी फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, then that acceleration is known as acceleration due to gravity, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन देखेंगे। क्लियर? अच्छा ये बात तो क्लियर है कि अगर अर्थ का केस हम ले रहे हैं तो उस केस में हम सारी कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? शेल थ्योरम के माध्यम से हमें पता चला सारी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे? सेंटर से। और अर्थ को एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, जो पॉइंट मास कहां पे रखा हुआ हो? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। क्लियर एकदम? चलिए आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एंड हाउ स्मॉल g वेरी विद डेप्थ एंड हाइट। क्लियर एकदम? मान लो अर्थ है जिसका मास है लेट्स से कैपिटल M और रेडियस इज लेट्स से कैपिटल R या फिर RE, रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाटएवर इट इज। क्लियर एकदम? सेंटर से मान लीजिए इसके सरफेस पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है m। क्या अभी इस टाइम इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी अर्थ के द्वारा? हाँ बिल्कुल लग रही है, क्यों नहीं लग रही होगी? और वो कितनी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वो कितनी होगी बच्चों, वो कितनी होगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। अगर मान लो मैं इसको सरफेस से h हाइट तक उठा दूं, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, तो जो स्मॉल r है वो कितना हो जाएगा बच्चों, आर ई प्लस एच। स्मॉल r कितना हो गया इस केस में, आर ई प्लस एच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको पता होगा आर ई कितना होता है बच्चों, 6400, लगभग 6400 किलोमीटर, दैट मीन 640000 मीटर। और h मान लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर है, दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे, वी विल नॉट कंसीडर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इवन 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ h we can say, for a small value of h we can say कि r is nearly equals to re। क्लियर एकदम? दैट मीन्स यहां पर भी लगभग नीचे की तरफ नेट फोर्स कितनी है बच्चों, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ के द्वारा लगने वाली फोर्स मुझे पता चल गई, और अगर मान लो मैं इसको यहां से रिलीज कर दूं तो ये फोर्स के अलोंग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाएगा विद एक्सेलरेशन a, और वो कितना आने वाला है बच्चों, f अपॉन में m। इस फोर्स को अगर मैं स्मॉल m से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, g कैपिटल m अपॉन में आर ई का स्क्वायर। और ये तो एक कांस्टेंट टर्म आ गई, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, आर ई का स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इन दैट केस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें जब भी आप वैल्यूज पुट करते हो, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रफली क्या आ जाती है बच्चों, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभार ये चीज डेंसिटी के टर्म में पूछ लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। आपको मालूम है, लेट्स से डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, और वो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी कितना आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। स्क्वायर से स्क्वायर टर्म कैंसिल, सो जी कितना आ गया बच्चों, 4/3 पाई जी आर ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? So this is the expression of g, or you can say that this is a relation between small g and capital G। ये तो कोई भी इजीली आप अपने आप भी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कि डेंसिटी की टर्म में मैंने आपको बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? क्या एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है जी का? क्या रिलेशन एकदम क्लियर है? अब हम देखेंगे हाउ दिस जी स्मॉल जी इज वेरीइंग विद हाइट एंड डेप्थ। क्लियर एकदम? फिलहाल से आप नोट करिए। तो अब हम देखते हैं हाउ दिस स्मॉल जी इज वेरिंग विद हाइट। हाइट के साथ ये कैसे वेरी करता है। चलिए पहले मैं डायग्राम समझाता हूं। मान लीजिए अपना अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, क्लियर है एकदम, इसका मास है m और रेडियस है लेट्स से आर ई। क्लियर एकदम? सारी कैलकुलेशन सेंटर से करी जाएगी। मान लीजिए सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। क्या फिलहाल कोई फोर्स लग रही होगी? यस। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? डाउनवर्ड। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, या मैं यहीं पे ही दिखा देता हूँ। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? डाउनवर्ड। क्लियर एकदम? और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का? जी m1 m2 अपॉन आर ई का स्क्वायर। मान लो कि सरफेस से h हाइट तक मैं इसको लेकर के जाता हूं। ध्यान से सुनो, सरफेस से h हाइट तक लेके जा रहा हूं, तो सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी बच्चों? स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? आर ई प्लस एच। और लेट से इस बार h छोटा मोटा नहीं है, मान लो h की वैल्यू है 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ 6400 किलोमीटर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर एकदम? तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, और वो फोर्स कितनी होगी? लेट्स से F डैश,
वो फोर्स कितनी होगी एफ डैश बच्चों, वो कितना होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर एकदम। अब मान लो मास निकालना है तो उसको इसको डिवाइड कर दो, एफ डैश अपॉन में एम बराबर जी कैपिटल एम अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बच्चों। और ये एफ डैश बाय एम क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, दैट मींस जी डैश कितना आ गया बच्चों, जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसमें भी थोड़ी बहुत और लिटिल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जस्ट लाइक मान लो मैं यहाँ से आर ई कॉमन निकाल लूँ, लेट से मान लो मैं यहाँ से आर ई कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा बच्चों, जी डैश बराबर जी कैपिटल एम अपॉन में यहाँ से आर ई कॉमन निकालो बच्चों, तो आर ई अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सिर्फ आर ई बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, वन प्लस एच बाय आर ई। अब इसको और मॉडिफाई, इसको और सॉल्व करेंगे तो जी एम अपॉन में आर ई स्क्वायर वन प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। और देखो जी एम बाय आर ई स्क्वायर क्या बन गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसको हम बोल सकते हैं जी डैश कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ जी, जी वन प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियर एकदम कंसेप्ट। अब मान लो लेट्स से मैं कहूं बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज इक्वल्स टू आर ई। तो पुट करो यार, h की जगह आर ई पुट करो तो क्या आ जाएगा, वन प्लस आर ई बाय आर ई वन, दैट मीन्स वन प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स टू का स्क्वायर विच इज फोर। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी बाय फोर। मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या फिर अगर आप अर्थ की सरफेस से उसके रेडियस के बराबर ऊंचाई तक चले जाते हैं तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रह जाएगा, मात्र जी बाय फोर। ऐसी हर जगह आप निकाल सकते हो, एच इज इक्वल्स टू आर ई बाय टू, एच इज इक्वल्स टू आर ई, एच इज इक्वल्स टू टू आर ई, मतलब कई जगह आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अच्छा भाई और देखते हैं, अगर मान लो आर ई प्लस एच को मैं डायरेक्ट आर डाल दूं तो सिंपली जी डैश क्या आ जाएगा बच्चों, जी एम बाय आर स्क्वायर। और यहीं से ही पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए अब इसको बच्चों थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ऑल्दो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, जबरदस्त जनरल एक्सप्रेशन आ गया। देखिए इसको लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी वन प्लस एच बाय आर ई की पावर माइनस टू। अब याद करो, इसको अब यहाँ पे लाऊंगा मैं, अब याद करो बायनोमियल एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था वन प्लस एक्स की पावर एन को आप नियरली लिख सकते हो वन प्लस एन एक्स, लेकिन कब, जब x की वैल्यू क्या हो, वन से बहुत कम हो। अब मान लो h जो है 1 मीटर है, h क्या हो 1 मीटर, तो h जो है r e से तो बहुत कम होगा। अगर h मान लो 1 मीटर है तो h तो r e से बहुत कम होगा। 1 मीटर, आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जांपल, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 100 मीटर, मतलब h बहुत छोटा हो तो ये सिचुएशन बन जाएगी, दैट मीन्स h बाय आर ई तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट इस पावर को यहाँ ला सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। दैट मीन्स सिंपली जी डैश क्या आ जाएगा बच्चों, जी वन माइनस टू एच बाय आर ई। अब देखो बच्चों हर बुक में ये एक्सप्रेशन गिवन है और बच्चे को हर बुक में ये गिवन एक्सप्रेशन रटा हुआ होता है और हर बार यही लगाता है। और मैं पूछता हूँ बताओ, एट एच इज इक्वल्स टू आर ई, एट एच इज इक्वल्स टू आर ई बाय टू, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो यहाँ आर ई बाय टू डालता है तो यहाँ 1 आ जाता है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है और जी डैश वो जीरो बोल देता है, गलत है। एट एच इज इक्वल्स टू आर ई, यहाँ पे वो आर ई पुट करता है तो आ जाता है जी डैश बराबर जी वन माइनस टू, मतलब कि माइनस जी, और वो पता नहीं क्या क्या बताने लगता है, गलत है। ये बहुत ही एक स्पेशल केस है एंड स्पेशलिटी ये है कि h जो है आर ई से बहुत कम होगा, सिर्फ तभी आप इसको लगा सकते हो, अदरवाइज जनरल एक्सप्रेशन तो ये आया है भाई हमारे पास, जनरल एक्सप्रेशन तो ये है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इज इक्वल्स टू r e, h इज इक्वल्स टू r e by 2, h इज इक्वल्स टू 4r e, h इज इक्वल्स टू 2r e by 2, 2r e by 3। इन वैल्यू पे पूछता हूँ, क्या आप ये लगाओगे? नो। अरे देख लो भाई, दिस इज ओनली वैलिड इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r e। सो h is equals to re, h is equals to re by 2, h is equals to 2re, h is equals to re by 4 is not very very small as compared to re। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको सब वेरिएशन एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज वेरी विद डेप्थ। मान लो वही केस हम लेते हैं, अर्थ है मास m और रेडियस re। क्लियर एकदम। अब मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है तो फोर्स कितनी लग रही है बच्चों? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में re का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मान लो हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से d डेप्थ नीचे ले आए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये पूरा r ही है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? re माइनस डी। क्लियर है एकदम। अब शेल थ्योरम वो क्या बताती है? जब ऑब्जेक्ट यहां आ गया है तो अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इसके बाहर वाला मास लगा रहा होगा या इसके अंदर वाला, ये वाला मास इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा? ये वाला मास कर रहा होगा इस पर फोर्स एक्सर्ट, शेडेड पोर्शन कर रहा होगा, क्योंकि शेल थ्योरम से मैंने देख लिया। अब सबसे पहले तो हमें इसका मास निकालना होगा ना बच्चों, m डैश। वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? यूनिटरी मेथड से। वो क्या है? वो ये है कि re रेडियस का मास कितना है m, या फिर 4/3 पाई। मास क्या है? वो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, वो कितना आएगा बच्चों? m अपॉन 4/3 पाई re का क्यूब। और हम मान के चलेंगे डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? इसकी वॉल्यूम क्या होगी v डैश? वो क्या होगी बच्चों? 4/3 पाई re माइनस डी का होल क्यूब। इसका मास कितना होगा बच्चों? रो इंटू वी डैश। वो कितना आ जाएगा बच्चों? m अपॉन 4/3 पाई re का क्यूब इंटू 4/3 पाई re माइनस डी का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? m डैश कितना आ जाएगा? m re माइनस डी का क्यूब अपॉन में re क्यूब। क्लियर है एकदम। अब नाउ यहां पर जो फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ F डैश, वो कितनी होगी बच्चों? F डैश कितनी होगी? सिंपली G स्मॉल m डैश अपॉन में ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? अभी भी निकाला, re माइनस डी का होल स्क्वायर। अब m डैश की जगह वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? G स्मॉल m re माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू m re माइनस डी का होल क्यूब अपॉन में re क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया, एक पावर बची। अब देखो इस re क्यूब को मैं कैसे लिखता हूं बच्चों? एक re स्क्वायर यहां ले आता हूं, दैट मीन्स g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में re स्क्वायर, और एक re बच्चों यहीं रहने देता हूं, दैट मीन्स re माइनस डी अपॉन में re। क्लियर एकदम। अब देखो बच्चों क्या होगा, अभी तो f डैश निकाल लिया, अब a निकालना हो, मतलब g डैश निकालना हो, वो क्या आएगा बच्चों? f डैश अपॉन में m। मतलब इस मास को मैं यहां ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? gm अपॉन में re स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 माइनस डी अपॉन में re, और ये क्या हो गया बच्चों? g। तो सिंपली g डैश कितना आ गया बच्चों? g 1 माइनस डी अपॉन re। एंड दिस इज हाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरिंग विद डेप्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? अच्छा। एट सेंटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश? एट सेंटर में बच्चों d की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंटर पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी? re। अगर यहाँ पे आप d की जगह re डालोगे तो g डैश क्या आ जाएगा बच्चों? 0। दैट मीन्स जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है वो यहाँ से देख सकते हैं हम। इसको देखो बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g डैश g re माइनस डी अपॉन में re। अब देखो
ये लेट्स से स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आर ई माइनस डी। मान लो सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्या हो गया, आर ई माइनस डी। दैट मीन्स जी डैश बराबर जी आर अपॉन में आर ई। दैट मीन्स यहां से हमें पता चल गया जी डैश कैसे वैरी कर रहा है बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर एकदम। और आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर कोई हमसे G और R में ग्राफ बनवाएगा और लेट्स से ये R बराबर आर ई हो गया, ये R इज लेस देन आर ई हो गया और ये R इज ग्रेटर देन आर ई हो गया, तो सेंटर पे देखो बच्चों क्या होगा, 0, और सेंटर से सरफेस तक G क्या होगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली एंड इट रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ग्राफ आपको क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं बच्चों। मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक बॉडी है जिसका वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है लेट्स से, जिसका वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है लेट्स से 100 न्यूटन। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना गिवन है वो, 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट अ डेप्थ ऑफ d is equals to r/2। मतलब अर्थ की सरफेस से अगर आप r/2 नीचे चले जाओगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो रख दिया जाए तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन क्या चीज चेंज होगा, जी डैश। अब देखो बच्चों जी डैश क्या होगा, g1 माइनस डी बाय आर, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, r/2। दैट मीन्स g1 माइनस 1/2 दैट मीन्स g/2। दैट मीन्स जी डैश की वैल्यू क्या आ गई, g/2। और यहाँ पर वेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वेट क्या होगा, mg डैश विच इज mg/2, और mg कितना है बच्चों, 100/2 दैट मीन्स 50 न्यूटन। दैट मीन्स यहाँ पर उसका वेट कितना लगेगा, 50 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है एकदम? एक और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं बच्चों। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है what is the value of depth, या फिर at what depth from the surface of earth, at what depth from the surface of earth acceleration due to gravity is same as that of h is equals to r height from the surface of earth। क्लियर एकदम। वो कह रहा है जितना g h is equals to r पर होगा उतना ही g सरफेस से कितनी डेप्थ पर होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लो यार, h is equals to r पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश। g डैश क्या होता है बच्चों, g डैश क्या होता है g1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस r बाय r का होल स्क्वायर दैट मीन्स g/4। मतलब what is the value of g dash at h is equals to r, it is g/4। क्लियर एकदम। अभी हमें डेप्थ निकालना है तो अगेन यूज करो फॉर्मूला, g dash बराबर g1 माइनस d बाय r, और g dash की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, g/4, g1 माइनस d बाय r, g से g कैंसिल दैट मीन्स 1/4 बराबर 1 माइनस d बाय r, दैट मीन्स d बाय r बराबर 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3r/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितने सिंपल होते हैं प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम कितनी इजी है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल सी सम मोर कंसेप्ट। यहां तक हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया बच्चों। अब हम जानेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो ये तो आपको पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है और अट्रैक्टिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट मीन्स उसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। दैट मीन्स इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास सिस्टम।
क्लियर एकदम, और mgh को भी अच्छे से हम समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मान लो एक पॉइंट मास है m1, एक पॉइंट मास है m1, उससे सम डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट मास है लेट्स से m2, क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये वाला मास लेट्स से ये फिक्स है, ये वाला मास जो है इसको अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, ये बात तो क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये बात तो तय है, कितनी फोर्स से, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। अब मान लो मुझे इसको इससे सेपरेट करना है, मतलब कि इस पॉइंट मास को दूर लेके जाना है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, क्लियर है। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। और वो वर्क जो मैं करूंगा, वो वर्क कहाँ जाएगा? इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक सिंपल सा मैं केस स्टडी रखता हूं। मान लो बच्चों इनिशियल सिचुएशन ये है कि m1 m2 के बीच में दूरी कितनी है, लेट्स से r1, क्लियर है। अब मान लो इसको खिसका करके मुझे यहाँ पर लेके जाना है m2, और ये अपनी फाइनल सिचुएशन है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, लेट्स से r2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? इनिशियल सिचुएशन, IS इनिशियल सिचुएशन। ये क्या है बच्चों? फाइनल सिचुएशन, क्लियर एकदम। अब देखो ये यहां से यहां अपने आप तो जाएगा ही नहीं, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मैं कोई भी एक मीडिएटर सिचुएशन ले लूं, मान लो पार्टिकल m2 वाला मास यहां पर है, और वो जो है लेट्स से वो जो है यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर है बच्चों, तो इस टाइम पर ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितनी फोर्स से? Gm1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर आपको मान लो इसको इधर डिस्प्लेस करना है, तो यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स, एंड जितना भी वर्क आपको करना पड़ेगा, वही वर्क क्या काम करेगा? चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, वी कैन राइट F external will be equals to minus of F conservative. F external will be equals to minus of F conservative. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, ठीक है भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मुझे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, मान लो मैंने इसको dx डिस्प्लेसमेंट किया या dr डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस dr डिस्प्लेसमेंट में बच्चों मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा होगा, dw, क्लियर एकदम। तो वो dw क्या आएगा बच्चों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आएगा बच्चों? F एक्सटर्नल डॉट dr। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। इस पार्टिकल को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करना है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, और उसको करने में वेरी स्मॉल वर्क आपको करना पड़ेगा, और वो वर्क बच्चों ये आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो बच्चों F एक्सटर्नल क्या होगा? माइनस ऑफ, ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो और ये डायरेक्शन आप नेगेटिव ले लो, तो F कंजर्वेटिव ही क्या है बच्चों? यहाँ पर F कंजर्वेटिव क्या है? माइनस Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। चलिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर dr। ये क्या निकाला आपने क्या निकाला बच्चों? वेरी स्मॉल वर्क। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों? इंटीग्रेशन, इनिशियल लिमिट क्या होगी r की? r1, फाइनल लिमिट क्या होगी? r2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखो Gm1m2 कांस्टेंट है, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस 1 बाय आर। तो क्या आ जाएगा? ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, Gm1m2 1 बाय फाइनल लिमिट माइनस 1 बाय इनिशियल लिमिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और ये क्या आ गया? वर्क डन फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, और किसका वर्क डन है? एक्सटर्नल एजेंट का। अब यही वर्क क्या काम करेगा बच्चों? इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा यू, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट मीन्स यू एट R2 माइनस यू एट
R1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स ये जो डेल्टा U आया है बच्चों, UR2 माइनस UR1, वो कितना आया है बच्चों? माइनस G M1 M2 1/R2 माइनस 1/R1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा सुनो, अब अगर मान लो मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, ऑल्दो आपको मालूम है सिग्निफिकेंस किसका होता है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? मान लो मुझे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट लेना समझदारी वाला कंसेप्ट लगता है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो डिफाइन कर सकूं। और क्योंकि देखो 1/r का कंसेप्ट आ रहा है, तो मैं इनिशियल पॉइंट क्या ले लूंगा? इन्फिनिटी। इनिशियल पॉइंट क्या ले लूंगा? इन्फिनिटी। इनिशियल पॉइंट क्या ले लूंगा? इन्फिनिटी। लेट्स से अपना इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों? इनिशियल पॉइंट R1 क्या हो गया बच्चों? लेट्स से R1 क्या हो गया? इन्फिनिटी। और वहां पर इन्फिनिटी पे तो सारी चीजें क्या होती है बच्चों? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इन्फिनाइट डालोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई बच्चों? माइनस G M1 M2/R। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। माइनस G M1 M2/R। माइनस साइन ही ये बता रहा है कि सिस्टम क्या है? बाउंड। माइनस साइन क्या बता रहा है? सिस्टम क्या है? बाउंड। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस साइन आए, इसको नोट डाल के लिख लेना, समझ लेना। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस साइन आएगा तो सिस्टम में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो कैसी फोर्सेस होंगी बच्चों? अट्रैक्टिव इन नेचर। इसको नोट डाल लेना। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस साइन आएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस साइन आएगा, उसका मतलब ही ये होगा बच्चों कि जो सिस्टम क्या है? पहली बात, सिस्टम क्या है? बाउंड है। सिस्टम क्या है? बाउंड है। दैट मींस जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कंजर्वेटिव, वो कैसी हैं? अट्रैक्टिव इन नेचर। दैट मींस उतनी ही एनर्जी आपको इसको सप्लाई करनी होगी बाहर से इस सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ क्या एक्सप्रेशन आ गया? किसी भी r डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस का M1 M2 क्या आ गया बच्चों? माइनस G M1 M2/R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या मैथमेटिक्स भी एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे और अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं MGH के बारे में, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। इसको जरा बहुत अच्छे से समझना बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अर्थ है अपना, क्लियर एकदम, अर्थ मास m और रेडियस लेट से RE, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटर O। लेट से इसके सरफेस पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m। क्या इस टाइम कोई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम में? हाँ होगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन कहां से करनी है बच्चों? सेंटर से। तो क्या आएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा बच्चों? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में RE। क्लियर है? अब मान लो मैं इसको h हाइट तक उठा देता हूं, मैं इसको एक्सटर्नल एजेंट ने इसको h हाइट पर उठाया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस G कैपिटल M अपॉन में RE प्लस H। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब हमें तो मतलब बच्चों डेल्टा U से होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। वो कितना होगा बच्चों? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस H। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में RE। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे? G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? RE प्लस H इंटू RE। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस RE प्लस H। RE से RE कैंसिल, RE से RE कैंसिल, तो कितना आ गया है बच्चों? G कैपिटल M स्मॉल m H अपॉन में RE प्लस H। क्लियर एकदम? अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां से RE कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से RE कॉमन निकाल लेते हैं तो डेल्टा U क्या आ जाएगा बच्चों? G कैपिटल M स्मॉल m H अपॉन में RE स्क्वायर 1 प्लस H बाय RE। क्लियर है? अब देखो ये क्या बन गया बच्चों? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में RE स्क्वायर क्या बन गया बच्चों? स्मॉल g। तो डेल्टा U क्या आ गया बच्चों? डेल्टा U क्या आ गया?
mgh अपॉन में 1 प्लस h बाय आर ई। दैट मीन्स एक्चुअल में दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बट हम mgh क्यों लिख देते हैं? मान लो बच्चों, मान लो ये h जो है वो बहुत स्मॉल है। लेट्स से इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r e। मान लो ये h बहुत स्मॉल है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर। तो देखो h बाय आर ई जो है, आर ई तो बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत छोटा होगा 1 से। दैट मीन्स h बाय आर ई नियरली क्या होगा बच्चों? 0। मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? 0। 1 प्लस 0 1। दैट मीन्स डेल्टा यू क्या आ जाएगा बच्चों? mgh। दैट मीन्स आपने और समझ लिया अब क्या ये जो mgh है, ये जो वर्क डन है mgh, क्या वो हमेशा है? नहीं, ये तभी है जब जो h डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा हो। लेकिन अगर वो बहुत छोटा नहीं होगा, मान लो h जो डिस्प्लेस किया गया है वो है आर ई बाय 2, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mg इंटू आर ई बाय 2 नहीं आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन यूज होगा बच्चों, ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या अर्थ मास सिस्टम एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है अर्थ मास m रेडियस आर ई, उसकी सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से इसका मास इज स्मॉल m। अब मान लो इसको मुझे सरफेस से h इज इक्वल टू 2 आर तक लेके जाना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन। इसको सरफेस से 2 आर तक लेके जाना है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? ठीक है यार, हमें पता है वर्क डन का सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब वर्क डन निकालना है, दैट मींस डेल्टा यू निकालो ना यार, रिग्रेस मैथमेटिक्स थोड़ी करेंगे वर्क डन निकालने के लिए, सिंपल डेल्टा यू निकालो। अब डेल्टा यू एक तो होता है बच्चों, डेल्टा यू एक तो होता है mgh, और एक डेल्टा यू होता है mgh 1 प्लस h बाय आर ई। कौन सा यूज करेंगे? अरे ये यूज करेंगे यार, ये यूज करेंगे, क्योंकि ये तो कब यूज होता है? व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ h वेरी वेरी स्मॉल थोड़ी है यार। दैट मींस डेल्टा यू क्या आएगा? mgh 1 प्लस h बाय आर ई। दैट मींस mg इंटू 2 आर ई 1 प्लस 2 आर ई बाय आर ई। दैट मींस कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2 mg आर ई बाय 3। दैट्स द आंसर। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल्सो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ऑल्सो द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, यहाँ सिंपल सी प्रॉब्लम है। मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड एल, उसके तीनों कॉर्नर्स पर 3 मासेस रखे हुए हैं बच्चों, एम 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 एम। वो पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन इन डीअसेंबल दिस सिस्टम, इस सिस्टम को तोड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपको वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। वो वर्क कहाँ जाएगा? इट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ठीक है यार, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यार। यू इनिशियल क्या होगा बच्चों? इसका यू इनिशियल क्या होगा बच्चों? यू इनिशियल देखो बच्चों, आपको पता ही है माइनस जी m1 m2 बाय आर होता है। बस आपको पेयर ढूंढने होते हैं बच्चों मासेस के। एक पेयर तो ये बनेगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों? इसकी वजह से क्या होगा? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल, इसकी वजह से भी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल, इसकी वजह से भी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल। तो क्या कर दूंगा? इंटू 3, मतलब माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन में एल। अब देखो यू फाइनल क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट पे तोड़ने का मतलब है सबको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट कर दिया, तो यू फाइनल तो 0 हो जाएगा बच्चों। और डेल्टा यू क्या होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 3g m स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। एंड दिस इज ऑल्सो द वर्क डन इन डीअसेंबल दिस सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर देखो, अगर आपको वर्क डन और चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी में सिग्निफिकेंस और रिलेशन पता चल गया, तो कितने टिपिकल लगने वाले क्वेश्चन चुटकी बजा करके हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनको आप नोट करिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। सिचुएशन को समझो। मान लो 2 मासेस हैं m1 m2। लेट्स से m1 है M और m2 है 2m। दोनों के बीच में डिस्टेंस है लेट्स से r0, और मैंने लेट्स से उनको पकड़ा हुआ है। क्लियर है? जैसे ही मैं इनको रिलीज कर दूंगा, अब बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक दूसरे की तरफ भागने लगेंगे, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। वो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल लेट्स से v1 v2 व्हेन दे आर r0 डिस्टेंस अपार्ट। जब वो
जब उनका डिस्टेंस आर नॉट रह जाएगा तब उनकी वेलोसिटीज क्या होगी। स्क्रीन को पॉज करिए और सोचिए कैसे होगा। नाउ अब हम यहाँ देखते हैं। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ एक और कंसेप्ट लग रहा है। ये वाला मास इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी फोर्स ये वाला मास भी इस पर लगा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम ले लूं तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है बच्चों? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है बच्चों? 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का 0 है तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। दैट मींस P इनिशियल विल बी इक्वल्स टू P फाइनल। क्लियर है बच्चों? P इनिशियल कितना है बच्चों? 0, क्योंकि रेस्ट में था। P फाइनल कितना है बच्चों? m1v1 प्लस m1v1 प्लस, अब देखो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव, m1v1 प्लस माइनस ऑफ m इंटू v1 प्लस माइनस ऑफ m2 की जगह क्या है ये? 2m इंटू v2। क्लियर एकदम? और ये 0 के बराबर है तो क्या आ जाएगा यहाँ से? m1 v1 बराबर ट्वाइस m v2, m से m कैंसिल, दैट मींस v1 बराबर ट्वाइस ऑफ v2। मतलब वेलोसिटीज में एक रिलेशन आ गया। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही है तो हम बोल सकते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो इनिशियल में किसी प्रकार की कोई काइनेटिक है क्या बच्चों? जल्दी बोलो, इनिशियल में किसी प्रकार की कोई काइनेटिक है क्या? नहीं। पोटेंशियल कितनी है बच्चों? हाँ है। कितनी है? माइनस जी m1 m2 अपॉन में r। क्लियर एकदम? क्या फाइनल में कोई काइनेटिक एनर्जी है? हाँ है। कितनी है बच्चों? हाफ। देखो v1 बराबर ट्वाइस ऑफ v2 है तो लेट से v1 बराबर v0, तो 2v1 किसके बराबर होगा बच्चों? 2v1 सॉरी v1 बराबर v0 या फिर v2 को बोल दो v0, तो v1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2v0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। v1 को बोल दो, v2 को बोल दो v0, तो v1 कितना हो जाएगा? 2v0। क्लियर एकदम? चलो अब वैल्यू पुट करेंगे। हाफ इसकी काइनेटिक एनर्जी m, v1 कितना है बच्चों? v1 कितना है? v0 स्क्वायर प्लस हाफ 2m, इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v2 कितना है? सॉरी v2 इज v0 और v1 इज 2v0। v1 इज 2v0, तो यहां पर क्या आएगा? 2v0 का होल स्क्वायर हाफ 2m इंटू v0 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों यहाँ? माइनस जी m स्क्वायर माइनस जी m1 m2, दैट्स m2m अपॉन में r0 बाय 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या आ जाएगा? माइनस जी माइनस 2gm स्क्वायर अपॉन में r0 विल बी इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/2m v0 स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? 2/2m v0 स्क्वायर माइनस 4gm स्क्वायर बाय r0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? ये माइनस, इसको आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? 4gm स्क्वायर बाय r0 माइनस 2gm स्क्वायर बाय r0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6m v0 स्क्वायर बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे लिख देता हूं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2gm स्क्वायर बाय r0 विल बी इक्वल टू 6m v0 स्क्वायर बाय 2। एक m से एक m कैंसिल और ये 3। क्लियर एकदम? ये 3, तो यहाँ से v0 कितना आ जाएगा बच्चों? v0 स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? v0 स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? 2gm बाय 3r0, तो v0 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? अंडर रूट 2gm बाय 3r0। दैट मीन्स हमने v0 निकाल लिया, दैट मीन्स हमने v1 भी निकाल लिया और v2 भी निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरीके से भी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एस्केप वेलोसिटी के बारे में।
अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या है बच्चों, इसको हम समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं अर्थ की सरफेस से यही है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करूंगा तो ये वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको वापस खींच लाएगा। थोड़ी और स्पीड से फेंकूंगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, और स्पीड बढ़ाऊंगा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन वापस आता रहेगा और ये काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे ये ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा, लेकिन ये वापस आएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब वो लौट कर वापस नहीं आएगा। उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया? मिनिमम वेलोसिटी required to be projected a particle from the surface of earth such that it will not return back to the surface of अर्थ। मतलब इतनी स्पीड से आपने उसको फेंका, इतनी स्पीड से आपने उसको फेंका कि वो ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर हो गया। उसका एक्सप्रेशन अब हमें निकालना है। माइंड माय वर्ड्स, मिनिमम। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये अर्थ है अपना, मास m, रेडियस re, इसके सरफेस पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास है स्मॉल m। क्लियर है? मान लो इसकी ग्रेविटेशनल पुल यहाँ तक है, लेट अस सपोज इसकी ग्रेविटेशनल पुल यहाँ तक है, तो आपको इसको इतनी रफ्तार से फेंकना है ताकि ये जस्ट इसको क्रॉस कर जाए। जस्ट इसको क्रॉस कर जाए मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। मुझे फर्दर उसको आगे मूव नहीं कराना, जस्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, जस्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। अगर ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया, अब ये वापस आने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और हम समस्त तरीके के एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करके चलने वाले हैं, मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करके चलने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ये हमें निकालना है। तो ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दो कि A और B, और बोल दो टोटल एनर्जी एट A विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। चलो B पॉइंट की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अरे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अरे ये भी 0 है। क्यों 0 है? अरे ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर हो गई। अब A पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी है? हाँ भाई है, क्यों नहीं है? हाफ m v स्क्वायर। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, क्यों नहीं है? कितनी होगी? -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, और ये किसके बराबर है? सारा का सारा किसके बराबर है? 0 के। तो क्या आ जाएगा ये? हाफ m v स्क्वायर बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r e। क्लियर एकदम? एक m से एक m कट गया तो v स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? v कितना आ गया बच्चों? √2gm अपॉन में r। दैट्स द एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लो। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो तो क्या आ जाएगा? 2gm आर ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। अब देखो ये देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है, हाँ देखा देखा लग रहा है, स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी है। तो v क्या आ गया? v क्या आ गया? √2g इंटू आर ई, और इसी को बोलते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी, वेयर 2 is 2 and small g is the acceleration due to gravity on the surface of earth and r is the radius of the earth। अब अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये लगभग लगभग कितना आएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकते हो तो वो कभी भी वापस लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन ये छोटी मोटी रफ्तार नहीं है, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है। अब देखो, क्या एस्केप वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन द प्लेनेट? यस, क्योंकि स्मॉल जी ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लेनेट। स्मॉल जी बेसिकली एक्सप्रेशन तो ये है ना, एक्सप्रेशन तो ये है, 2 कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है। अरे m वेरी करेगा हर प्लेनेट का। अरे r
वेरी करेगा हर प्लैनेट का। दैट मीन्स हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। यही कारण है बच्चों मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि जब आप मून के लिए कैलकुलेशन करते हो तो लगभग एस्केप वेलोसिटी आती है बच्चों 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि लेस है एज कंपेयर टू द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एयर। एयर मॉलिक्यूल की रफ्तार कम से कम 3-4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और वो अर्थ के सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, और यही रीजन है वहाँ पर एक गैस का चैम्बर नहीं बन पाता, लेकिन अर्थ पर ये पॉसिबल है। देखिए नेचर कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अर्थ पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर एकदम। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी देनी पड़ेगी या इससे ज़्यादा? 100% इससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने एयर ड्रैग को क्या किया है, नेग्लेक्ट। लेकिन यस, प्रैक्टिकल लाइफ में एयर ड्रैग होगा, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी को जरूर खाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये एंगल पर डिपेंड करता है? नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। अब तीसरा पॉइंट ये है, क्या होगा जब मैं इस पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंकूंगा? तो ठीक है, ये वापस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हो सकता है अगर आपने एक अच्छी खासी वेलोसिटी दी है तो हो सकता है ऊपर जाकर के अर्थ के चारों ओर घूमने लग जाए, जिसको हम बाद में जाकर के सैटेलाइट के नाम से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बच्चों ये है कि क्या होगा जब मैं किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर दूंगा? तो ठीक है भाई, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा भी यहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, इसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। दैट मीन्स फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने वाली नहीं है। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए मास, अर्थ का मास है m, रेडियस है r e, उसकी सरफेस से ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, और वो पूछ रहा है, देखिए वही चीज जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था, अभी बात कर रहा था, वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी से छोड़ रहा है। तो बताओ जैसे ही वो स्पेस में पहुंच जाएगा, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाएगा, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। भाई मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यहाँ तक ही है। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। लेट्स से एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो क्या बोलेंगे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, kinetic energy at A plus potential energy at A will be equals to kinetic energy at B plus potential energy at B। चलिए A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? हाफ m ve स्क्वायर, हाफ m 2ve का स्क्वायर। क्लियर एकदम? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वहां पर? 0। ये v हमें निकालना है। ठीक है भाई, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको मालूम होगा कि भैया ve कितना आया था? √2gm अपॉन में re। क्लियर एकदम? अब देखो एक मास से मास कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब इस ve की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ इंटू 4 ve स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से ve स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2gm अपॉन में re माइनस gm अपॉन में re बराबर v स्क्वायर बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3gm अपॉन में re विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या हो जाएगा ये? 3 इंटू 2 को इधर भेज दो, 2gm अपॉन में re। क्लियर है बच्चों? ये किसके बराबर हो जाएगा? v स्क्वायर के। तो v कितना आ गया बच्चों? √3 इंटू √2gm अपॉन में re। मैंने इसको अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये किसके बराबर होता है बच्चों? ve के। तो v कितना आ गया बच्चों? √3ve।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स स्पेस में वेलोसिटी कितनी होगी? √3 VE। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो अर्थ है, मास m, रेडियस RE, उसकी सरफेस से एक ऑब्जेक्ट h हाइट पर है और h की वैल्यू है RE, उसका मास है स्मॉल m। वो पूछ रहा है इसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाए ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर का रास्ता देख ले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ठीक है भाई, अभी भी फंडा यही लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट, लेट्स से दिस पॉइंट इज A and this point is B. Total energy at A will be equals to total energy at B. मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे? इनिशियल टोटल एनर्जी एट A will be equals to फाइनल टोटल एनर्जी एट B। क्लियर एकदम? अब A पर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A बराबर काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। अब भाई B पॉइंट पर तो सब कुछ जीरो होगा, दैट मीन्स राइट हैंड साइड तो जीरो हो गया। अब A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जल्दी बोलो। एट पॉइंट A व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो कितनी होगी बच्चों? -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2RE, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? ½ mv²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के। और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो v, और वही क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड सच दैट द ऑब्जेक्ट विल एस्केप आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर एकदम? क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आई है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए।